चित्रांश अग्रवाल को 76 लाख रुपए का पैकेज मिला है। हमने तो समझ गया कि ये हीरा हमारे घर में जो है जी। ये तो एक दिन वो अपनी चमक दिखाएगा। वो एक्सपेक्टेशन था जी, कि जी। ये लड़का बहुत आगे जाएगा। जी। मैं बोला ड्यूअल मैंडेट, ना मैंने कभी जिंदगी में काम किया ना मैं अपने बच्चे को काम करने दूंगा। एक रास्ते पे चलो, उसके शिखर पे पहुंचो और तुमको लाइफ में जो भी करना है वो तुम्हारे कदम पे आ जाएगा। वाकई में तुम क्रिकेट खेलोगे, तुम बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, पैसे के पीछे तुमको दौड़ना नहीं है जी। तो बस पढ़ाई बढ़िया हो। बस पढ़ाई बढ़िया हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, ऐसा नहीं जी। कि आप रुक जाओ उसमें। जैसे मेरे लाइफ में भी आया था, मुझे इजीली नहीं मिला डॉक्यूसेंट का ऑफर, तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे तो आपको उसको फेस करना सीखना जी। है। आपको रुकना नहीं है, कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहना है। पापा मेरे को मेरी तकदीर साथ नहीं देती, मैं जितना करता हूँ उतना ही मिलता है। मैं बोला बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि तकदीर रोएगी और बोलेगी चित्रांश मेरे से गलती हो गई, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आज उस मुकाम पे है कि तकदीर इसके साथ खड़ा No है doubt। और आज उस मुकाम को इस लड़के ने हासिल किया। वो और हमने इतना सेक्रीफाइस किया है, जी। हालांकि ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। जी। तो अमरीश सर ने काफी मेहनत की आपके लिए। अमरीश सर तो लाइक भगवान है मेरे लिए, इतना मेहनत की, जो भी आज मैं हूँ उन्हीं के कारण हूँ। आपके पापा बता रहे थे कि आपने सीएस के लिए आईआईटी भी छोड़ दिया क्योंकि आईआईटी में जो चाह रहे थे वो नहीं मिला। जी। वो क्या कहानी है? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। लोग अगर भिलाई को परिभाषित करें तो किस रूप में करें? सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। कोई कहता है कि उद्योग नगरी है, कोई शक नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट अपने आप में सबसे बड़ा प्लांट है जो हमारे भिलाई में है। उस भिलाई स्टील प्लांट में वो पटरी बनती है जिसके ऊपर पूरे देश की ट्रेन चलती है। भिलाई स्टील प्लांट की वजह से अपने आप में भिलाई का बड़ा नाम है। साथ ही साथ एक और बड़ा तमगा हमारे भिलाई शहर को मिला है, वो है शिक्षा धानी यानी कि एजुकेशन हब। कोटा के बाद अगर किसी शहर की बात होती है तो इंदौर के साथ साथ भिलाई का भी नाम उतने ही गर्व के साथ लिया जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं आजकल भैया क्राइम गढ़ बन गया है भिलाई। ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ क्राइम वाला पार्ट देखा है, लेकिन हमारे एजुकेशन हब वाला पार्ट भी आपको देखना चाहिए। हमारे भिलाई से आईआईटियंस निकलते हैं, हमारे भिलाई से डॉक्टर्स निकलते हैं, हमारे भिलाई से वो सारे बड़े संस्थान के छात्र निकलते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में अपना डंका बजाया है। हमारे भिलाई शहर का हर वो बंदा दुनिया के हर देश में आपको ज़रूर मिलेगा और एक बड़े मुकाम के साथ मिलेगा। मैं आज भिलाई की इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज भी एक बार फिर से हमारे भिलाइयंस के लिए, दुर्गवासियों के लिए एक प्राउड मोमेंट है। चित्रांश अग्रवाल, तस्वीर में जिस शख्स को देख पा रहे हैं, जिस छात्र को देख पा रहे हैं, ये चित्रांश अग्रवाल है। चित्रांश अग्रवाल को 76 लाख रुपए का पैकेज मिला है। अभी सीएस का छात्र है एनआईटी रायपुर का और फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा है। और फाइनल ईयर की पढ़ाई करते करते इतनी बड़ी जॉब लगना अपने आप में बड़ी बात है। तो आज मेरे साथ चित्रांश अग्रवाल है, बातचीत करेंगे और वाकई में हमारे भिलाइयंस के लिए, हमारे दुर्गवासियों के लिए ये अपने आप में बड़ा प्राउड मूवमेंट है कि दुर्ग के एक लड़के को 76 लाख रुपए का पैकेज मिला है। एनआईटी रायपुर के 5 साल के इतिहास का ये सबसे बड़ा पैकेज है। उनके साथ में है संदीप अग्रवाल जी, बिजनेस कंसल्टेंट है और भिलाई दुर्ग के छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े उद्योग घरानों को कंसल्टिंग का काम करते हैं। चित्रांश गाड़ा गाड़ा बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, ये 76 लाख पैकेज की कहानी बताइए कि ये ऑफर कैसे आया, अप्लाई कैसे हुआ और कंपनी कौन सी है? जी, तो पहली बात तो ये है कि जो ऑफ़र आया, मुझे इतना अच्छा ऑफ़र आया है, ये डॉक्यूसेंट कंपनी मुझे ऑफ़र कर रही है जी। तो इसका स्टार्टिंग ऐसा हुआ था कि मैं पहले ऑफ कैंपस के लिए काफ़ी सर्च कर रहा था कंपनीज़ को। जी। उसमें हुआ ये कि डॉक्यूसेंट की ओपनिंग आई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए, इंटर्नशिप के लिए। ये हमारा इंटर्नशिप रोल था और डॉक्यूसेंट इस साल लकीली फर्स्ट टाइम हायर भी कर रही थी इंटर्न्स को। जी। तो जैसे ही मुझे लिंक्डइन में मिला ऑफ कैंपस की अपॉर्चुनिटी, मैं उसको वैसे ही फिल आउट कर दिया। जी। उसके बाद हुआ ये कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है जी। इनिशियली, तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया। आफ्टर दैट उसमें फिर ऑनलाइन असेसमेंट राउंड हुआ। उसमें पर्टिकुलरली जो है डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन पूछते हैं एंड एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल। तो अगर जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सरल शब्दों में अगर बताना चाहे, दोनों जो आप बताया कि डेटा और क्या बताया, एसक्यूएल, एसक्यूएल, जी। किस टाइप के सवाल होते होंगे, क्या सवाल रहता होगा? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एक ऐसा
सब्जेक्ट बोलूँगा लेकिन इंजीनियरिंग वाले समझ जाएंगे, सीएस की भाषा है, समझ जाएंगे, लेकिन आम आदमी के बारे में बात करें भैया, आम आदमी भी जानना चाहेगा ना क्या चीज़ है डेटा। जी जी जी, ये जनरली एक ऐसा सब्जेक्ट बोल सकता हूँ, एक ऐसा कोडिंग मैकेनिज्म बोल सकता हूँ जो कि जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है कैंडिडेट की। जी। तो जैसे कि जितना आप जितना अच्छे से आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकते हैं, जितने अच्छे से आप कोड कर सकते हैं, उतना कंसिडर करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर जी। है। और आजकल के जनरेशन में जब एआई इतना बूम में है तो कंपनीज को जनरली अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स की ही नीड होती है। तो उसमें ऑनलाइन असेसमेंट में सेम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के 2 क्वेश्चंस थे और एक एसक्यूएल के। तो जनरली ऑनलाइन असेसमेंट तो टफ था बट मैं उसको क्लियर किया। अभी आप एनआईटी के छात्र हैं, फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं जी। सीएस के। जी जी। सीएस का कोई अलग से वो भी होगा, ब्रांच होगा साथ में, कि सीएस सिर्फ प्लेन सीएस है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है एनआईटी रायपुर में। बिल्कुल। और आपके पापा बता रहे थे कि आपने सीएस के लिए आईआईटी भी छोड़ दिया क्योंकि आईआईटी में जो चाह रहे थे वो नहीं मिला। जी। वो क्या कहानी है? कहानी ये है कि जब मैं क्लास 11th में था तब मैं स्कूल में PCM प्लस CSE सब्जेक्ट लिया था। स्कूल कहाँ से? स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग में। दुर्ग से। जी। तो उस समय गूगल का कंपटीशन होता था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। जी। तो वो भी सेम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर बेस्ड रहता था। तो उसमें गूगल हैश कोड का कॉन्टेस्ट होता है, 2021 की बात है ये। उस कॉन्टेस्ट के दौरान मैं नॉर्मली एक हैंड्स ऑन दे रहा था कि चलो देखते कोडिंग कैसे होता है, क्या होता है। तो उसको मैं जैसे उससे पहले आपको कुछ भी नहीं मालूम? उसके पहले मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ आइडिया ही नहीं था। तो फिर मैं थोड़ा ट्राई किया, प्रैक्टिस किया और कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया। तो उस समय ओकेशनली ऐसा ओकेशन बन गया था कि मैं जो है एज ए क्लास 11 स्टूडेंट, जो बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मेरे टीम में कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं अकेला था जो क्लास 11 का था। हाँ, स्कूल वाला था। तो उस समय मैं कॉलेज वालों से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था। अरे ग्रेट। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा है सीन। तो फिर मैं कोडिंग किया, मुझे इंटरेस्ट आया जी कि ये तो बहुत सही है, मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं सोचा कि ठीक है, अब कोडिंग का है तो मुझे अगर पसंद आ रहा है तो मैं इसी में आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट जाग गया था। तो उस समय मैं डिसाइड किया कि अब जाना है आईआईटी या एनआईटी में से तो सीएसई लेके जाओ जी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतना आ गया है। बिल्कुल। तो फिर मैं जेईई का एग्ज़ाम दिया। और ये उस समय की कहानी है जिस समय अमरीश सर, मैं उनके अंडर ही पढ़ा हूँ। अमरीश शर्मा सर। बिल्कुल, अमरीश शर्मा सर के बारे में आपको बता दूं कि एक ब्रांड है, भिलाई के ब्रांड है, और उनके तैयार किए स्टूडेंट्स आज कई आईटी से पढ़े हैं और अच्छे मुकाम पे हैं। तो उनमें से एक चित्रांश भी अमरीश शर्मा सर के स्टूडेंट है। बिल्कुल जी। तो अमरीश सर ने काफ़ी मेहनत की आपके लिए। अमरीश सर तो लाइक भगवान है मेरे लिए, इतना मेहनत की। जो भी आज मैं हूँ उन्हीं के कारण हूँ, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आप जैसे हजारों बच्चों के लिए अमरीश सर भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। जो जानते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की अमरीश सर के साथ में, वो जानते हैं कि वो कैसे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। बाकी संदीप जी क्या कहेंगे, जब पैकेज की खबर आई तो आप तो गदगद हो गए होंगे? 76 लाख। हाँ, पैकेज की खबर आई तो मैं गदगद तो हो गया था। इससे एक्सपेक्टेशन हमको तो शुरू से हाई रहा है जी। इसने हमको ऐसा बनाया है कि KG1 से लेके 12 तक, उसके बाद हम ऐसा ही देखते आए हैं कि हमारी गर्दन ऊंची रही है हमेशा रिगार्डिंग चित्रांश। बिल्कुल। इतनी ट्रॉफी की भरमार लगी हुई है। मेरे घर में कभी आइएगा, मैं आप चश्मा निकालिए ना, हमें मालूम है आपकी आंखों में आंसू भी आने वाले, तो चश्मा आप लगा लिए हो पहले से। बेटे के नाम इतने मतलब ट्रॉफीज की लाइन लगी हुई है, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स। इवन ये शायद चुक गया भी बताने से जी। ये आई थिंक 11th में जब तू नोएडा गया था, 10th में जी, इसने एक शॉर्ट फिल्म बनाया था सॉफ्टवेयर डेवलप करके जी, कि जितना सोशल मीडिया होता है जी, उसका ब्लैक पार्ट कैसा होता है, मतलब उसका डार्क वाला पार्ट जो है, हाँ, डार्क वाला पार्ट कैसा होता है जी। तो उस पे इसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और इसने ये दुर्ग डीपीएस को रिप्रेजेंट किया था। और दुर्ग डीपीएस इसकी टीम को लेके नोएडा बकायदा भेजी थी और वहाँ इनका बड़ा अच्छा फैसिलिटेट हुआ, वेलकम हुआ और इसने बहुत अच्छा वहाँ प्रेजेंटेशन दिया। उसमें बताया गया था कि आजकल के बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक में जो डूबे रहते हैं उसका डार्क पार्ट क्या होता है कितना, तो मतलब एक अब उसका असर दिख रहा है। हाँ, नहीं, उसमें इसने बताया था कि बच्चे जैसे व्हाट्सएप चलाते चलाते रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया। हाँ। फेसबुक में ऐसे मिस हैपनिंग होता है कि कोई लड़की कोई लड़का ट्रैप हो गए, ट्रैप हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज इसने रिफ्लेक्ट किया था। जी जी जी। और इसको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था।
तो उस समय से हमने तो समझ गया कि ये हीरा हमारे घर में जो है जी। ये तो एक दिन वो अपनी चमक दिखाएगा, बिल्कुल बिल्कुल और इंडिया प्लस वर्ल्ड लेवल पे दिखाएगा। बिल्कुल। और धीरे धीरे जब ये 12th में, अमरेश का तो कोई डाउट नहीं, मेरा जिगरी दोस्त है। अमरेश शर्मा सर। हाँ, KG1 से हम साथ पढ़े हैं और मेरा भाई से बढ़कर है वो। जी मतलब उनकी फैमिली मेरी फैमिली समझो एक ही घर है। जी। तो मैंने आंख बंद करके अमरेश को बोल दिया, भैया ये 10वीं के बाद तेरा बच्चा है, तेरे को अच्छा बुरा जो करना है तू कर। उसने इसको अच्छा ग्रूम किया, इस लेवल पे पहुंचाया कि वो आज इस लेवल पे है कि वो अपने मुकाम पे पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया। 12th में इसने IIT क्रैक किया अपनी मेहनत से। PET CGPET में 12th में इसका ऑल छत्तीसगढ़ में 8th रैंक था जी। ठीक है, ग्रेट। NIT इसका क्रैक हुआ जी। तो और भी NIT में इसको मिल रहा था, तो मेरा प्रेफरेंस NIT रायपुर था, इसलिए क्योंकि मैं भी NIT का छात्र रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है। जहाँ से आप पढ़े वहाँ से आपका पिता हाँ, भी पढ़ाई कर रहे हैं। 94 बैच का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। अरे ग्रेट। और वो कॉलेज मेरा देखा हुआ है जी। और हर एंड से सेफेस्ट कॉलेज था बिल्कुल। मेरे घर के आसपास। और मजेदार बात बताओ, मैं 4 साल अप डाउन किया हूँ अच्छा। ट्रेन से। सरस्वती नगर स्टेशन हम लोगों का ही बनाया हुआ है, अच्छा। दीवार तोड़ के हम लोगों ने बनाया था और 4 साल अप डाउन किया। 94 बैच वालों की देन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो काफी ऑर्गेनाइज बन गया है जी। तो ये थोड़ा सोच रहा था, नहीं पापा मैं आगे जाके पढ़ता हूँ, मुझे मालूम था इसका विजन क्या है। जी। पर क्या होता है कि बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, बाप बाप रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नया वाला था कि बच्चा तो बच्चा रहेगा, बाप रहता ही है। हाँ, बाप ही रहता है। तो मैंने डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया। जी। क्या होता है, एकदम आप डायरेक्ट बात करोगे बच्चे से ना जी। तो फ्रेंडशिप वाला मैनरिज्म खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा नहीं है। ये पेरेंटिंग में बताइए, मतलब ये कि आज के तो देखो आज के दौर में पेरेंटिंग बड़ा टफ हो गया है। बहुत टफ हो गया। मतलब आप बच्चों को डांट दो तो पता नहीं बच्चा क्या कर ले, कैसे बहुत कर ले। टफ हो गया है। ये हैंडल कैसे करना है, क्या करना है? हैंडल ऐसा करना है कि मैंने और मेरी वाइफ का नाम है प्रीति अग्रवाल। जी। भाभी जी नहीं आई? हाँ वो नहीं आई, हाउस वाइफ है जी। वो। और हमने इतना सेक्रीफाइस किया है, हालांकि ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए जी। बच्चों के लिए, हर माँ बाप करते हैं। क्या करते हैं? तो हमारा घूमना फिरना हमने सब लिमिटेड कर दिया था। 10th में पहुँचते आई थिंक 2020 की बात है ना, हम हर साल में 3 बार घूमने जाते थे जी। पूरी फैमिली लेके। ये मेरा मतलब शौक है घूमना जी। और मेरा भगवान की दया से, आप लोगों की दुआ से ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना है कि कोई दिक्कत है नहीं। उद्योगपतियों को आप कंसल्ट करते हैं, बस उसके बाद बताने क्या जरूरत है। बस बहुत अच्छे रिलेशन है जी। और सबका आशीर्वाद ऐसा है कि बस एक फोन जाता है लोग एक्टिव हो जाते हैं जी। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कांटेक्ट के रिगार्डिंग जी। तो 10th में जब कोविड डिक्लेयर हुआ उस समय हमने पूरा गुजरात और राजस्थान का दौरा का फाइनल कर लिया था। सारा मेरा एग्रीमेंट और बोलना चाहिए अपॉइंटमेंट सब हो गया और सब हो गया था। सडनली मोदी जी ने डिक्लेयर किया कोविड, तो मैंने बहुत लाइटली लिया। मैं बोला कोविड क्या, ऐसी नॉर्मल बीमारी होगा। धीरे धीरे सारे मंदिर बंद होते गए, फिर भी मैंने अपना रिजर्वेशन कैंसिल नहीं करवाया जी। एक दिन पहले जब सडनली सब आया कि सारा ब्लैकआउट है, अब कोई भी मंदिर नहीं खुलेगा, तब मैंने अपना रिजर्वेशन कैंसिल करवाया और उसके चलते मेरा कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये डूब गया। जहाँ बुकिंग थी वो तो मिलना नहीं है जी। तब हमने पूरा गुजरात और राजस्थान का दौरा फाइनल किया था। मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे। फिर हमने ये 10th में आ गया जी। फिर मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, अब 12th तक घूमना फिरना सब बंद। अच्छा। और एक इसका प्लस पॉइंट बताऊं, ये अंडर 16 क्रिकेट खेल चुका है स्टेट लेवल पे। अरे वाह, ग्रेट। और ये बहुत अच्छा ओपनर बैट्समैन था। अरे वाह। इसके कोचर्स मुझे इतना बोलते थे, बोले संदीप भैया 11th के बाद आपने क्यों बंद कर दिया? बोले आप इसको ना कोचिंग में भेजते हो यहाँ, ना वो आता है। मैं बोला बॉस मेरा एम है इसकी पढ़ाई। अब कोच सर को जवाब मिल गया 76 लाख का पैकेज, इसलिए आपने बंद कराया था। हाँ, उनको एक्सपेक्टेशन था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा जी। मैं बोला ड्यूअल माइंडेड, ना मैंने कभी जिंदगी में काम किया, ना मैं अपने बच्चे को काम करने दूंगा। एक रास्ते पे चलो, उसके शिखर पे पहुंचो और तुमको लाइफ में जो भी करना है वो तुम्हारे कदम पे आ जाएगी। वाकई में तुम क्रिकेट खेलोगे, तुम बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, पैसे के पीछे तुमको दौड़ना नहीं है जी। तो बस पढ़ाई बढ़िया हो, बस पढ़ाई बढ़िया हो। तो हमने 11th और 12th सब त्याग दिया। आपको यकीन होगा कि उज्जैन हम पिछले महीने गए थे
इसके 10th के बाद हमने सारा घूमना फिरना सब त्याग दिया। सर आप भिलाई के इकलौते ऐसे पेरेंट नहीं होंगे जिन्होंने त्याग नहीं किया हो। मैं बहुत सारे पेरेंट को जानता हूँ जिन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती है और वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, मतलब मैं बहुत करीब से देखा हूँ जी, वो सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं जी, कार्यक्रम में जाना बंद कर देते हैं, हमें किसी कार्यक्रम में नहीं जाना है, मूवी जाना भी लगभग बंद कर देते हैं कि बच्चों की पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये भिलाइयंस की खासियत है, भिलाई के हर वो पेरेंट की खासियत है जो अपने बच्चों को शिखर तक लेकर दिखना चाहते हैं। और इसीलिए हमारा भिलाई जो है बाकी शहरों की अपेक्षा पढ़ाई के मामलों में बहुत आगे, इसमें कोई शक नहीं है। चित्रांश मुझे एक बात बताओ, अभी आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी और कब से होगी और ये काम क्या करना होगी, क्या काम करती कंपनी? अच्छा जी, तो जैसे ज्वाइनिंग तो मेरा जैसे कॉलेज ख़त्म होगा, क्योंकि अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ जी, तो नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई तक ख़त्म हो जाएगा कॉलेज में ना, और उसके बाद ज्वाइनिंग है मोस्ट प्रोबेबली जून में जी। तो डॉक्यूसाइन में, हाँ उस समय ज्वाइनिंग है जी। उसके बाद डॉक्यूसाइन एक कंपनी है जो कि एक MNC है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जी। सो इसमें ये है कि जो भी ई सिग्नेचर्स है, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस है, एग्रीमेंट मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ हैंडल करती है डॉक्यूसाइन। अच्छा, तो जैसे कि मैं बड़ी कंपनी है तो दुनिया भर के क्लाइंट होंगे, बड़े बड़े क्लाइंट होंगे। जी 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 जी। तो जैसे कि मैं क्लाइंट हूँ जी। तो मुझे अगर जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करना या जैसे ई सिग्नेचर के लिए अपने को चाहिए, तो मैं इसके किसी कैंडिडेट को हायर कर रहा हूँ, तो मैं एज यूजिंग डॉक्यूसाइन वो जो फॉर्म है वो कैंडिडेट को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, जिससे कैंडिडेट जो है इलेक्ट्रॉनिकली वो साइन कर देगा डॉक्यूमेंट और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये मूल काम है जी, तो बहुत सारे काम, ये मेन वर्क है। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। उसमें क्या है कि जैसे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है, लीगल क्लॉजेस है, उसको एनालिसिस करना है, क्या सही तो उसमें हाँ बहुत सारे सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स है, मशीन लर्निंग मॉडल्स है, वो बैकएंड में काम करते रहते हैं। तो उसमें डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टेंटली जो है प्रोसेस होते रहता है, तो उससे एनालिसिस निकल जाता है। ग्रेट। तो जो मेन वर्क है ये है डॉक्यूसाइन। आपकी पोस्टिंग अमेरिका वगैरह में होगी कि यहीं हो जाएगी? नहीं, मेरी पोस्टिंग बेंगलोर में। बेंगलोर में? जी, बेंगलोर बेस्ड है यहाँ पे? जी, बेंगलोर में ऑफिस है। बहुत बढ़िया। और फिर वो अमेरिका बिल्कुल। बाकी बच्चों को क्या कहेंगे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और वो लोग बोलते हैं कि भैया इंजीनियरिंग मतलब बेरोजगार, ऐसा लोग बोलते हैं, आपको भी मालूम होगा। लोग ये मानसिकता रखें कि इंजीनियरिंग का दौर खत्म हो गया है, इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं रखा है। तो आप बताओ कि दौर कैसे आने वाला है, दौर कैसे आया है? जी, तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग एक सैचुरेट हो गया या अब उसका कोई आगे स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है एक पर्सनल, जैसे मेरा जो माइंडसेट है, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि अगर जैसे कोई भी फील्ड हो, सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं है, तो अगर आपको वहाँ पर जुनून है, आपको कुछ अच्छा करना है, एक्सेल करना है उसमें, तो आपको ऐसा माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा जी। कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप रुक जाओ उसमें। जैसे मेरे लाइफ में भी आया था, मुझे ईजिली नहीं मिला डॉक्यूसाइन का ऑफर, तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो आपको उसको फेस करना सीखना है, आपको रुकना नहीं है, कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहना है। बिल्कुल। तो जब तक आप वो जो फेज ऑफ क्रॉस नहीं करोगे ना जी, तो चाहे कोई भी ब्रांच, कोई भी वो फील्ड ले लो, चाहे वो डॉक्टर हो, MBBS का, सारे फील्ड में कंटिन्यूएशन जरूरी है। जी। बिल्कुल। मुझे NIT के उन कौन प्रोफेसर है जिनको याद करना चाहोगे इस सफलता के लिए, आपके टीचर? मैं तो जैसे हमारे करंट HOD है दिलीप सर, उनको याद करना चाहूँगा। एक्स HOD रह चुके हैं, प्रोफेसर है प्रदीप सर और दीपक सर। सो ये सब प्रोफेसर का बहुत इम्पोर्टेंट हाथ रहा है मेरे सक्सेस में, गाइडेंस की से लेकर सब कुछ में। जी बिल्कुल। तो हमारे भिलाई में टैलेंट की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक टैलेंट है और 76 लाख रुपए पैकेज लेकर बैठे चित्रांश अग्रवाल हमारे साथ रहे, जिनसे बातचीत हुई, बहुत सारे बात हुई। और लोग इंजीनियरिंग को लेकर बोलते हैं कि भैया दौर खत्म हो गया है, इंजीनियरिंग कुछ रखा नहीं है, तो चित्रांश अग्रवाल का ये इंटरव्यू उन्हें ज़रूर दिखा देना जो लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, चित्रांश का जो डेडिकेशन रहा है, हम पेरेंट्स ने तो इसका भरपूर साथ दिया है। खासकर इसकी मम्मी प्रीति अग्रवाल ने तो अपनी सारा सोशल एक्टिविटी लगभग त्याग दिया है, और वो इतनी डिसिप्लिन्ड लेडी है कि उसने दोनों बच्चों को पूरे डिसिप्लिन में रखा है, और बहुत बड़ा श्रेय उसको जाता है। प्लस इसकी छोटी बहन जो अभी करंटली MBBS कर रही है रिम्स से। वेरी ग्रेट। हाँ, वो DPS भिलाई की टॉपर थी। जैसे दुर्ग DPS का टॉपर था, वो भिलाई DPS की टॉपर थी। रिम्स से मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। हाँ, MBBS की पढ़ाई कर रही है। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ जी, फिर उसने एक साल ड्रॉप लिया, फिजिक्स वाला में कोचिंग की। क्या नाम बताए? संदिली अग्रवाल जी।
फिजिक्स वाला में कोचिंग की, फिजिक्स वाला में भी वो मोस्ट एक्सेप्टेबल लड़की थी जिसका नीट में होगा जी। पर आखिरी में उसको ऐसा लगा कि नीट की पढ़ाई बहुत टफ है, बहुत लंबा है, पापा मैं नहीं करती, मैं और भी XYZ एग्ज़ाम दूंगी। उसने VIT वैल्यूर क्रैक किया, वो लगाया, निफ्ट लगाया, ऐसा 7-8 एग्ज़ाम क्रैक कर लिया जी। VIT वैल्यूर में मैंने एडमिशन भी करा दिया, पर मेरा एम था वो बनेगी थी डॉक्टर बनेगी, क्योंकि मुझे उसका रूट कॉज मालूम था जी। कि वो डॉक्टर के फील्ड में आगे बढ़ रही। कुछ डिप्रेशन होता है कि बच्चों को लगता है कि एटमॉस्फेयर डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा टफ है जी। बहुत लंबी पढ़ाई है और बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसने उसका बाय वर्च्यू ऑफ लक कुछ नंबर से वो चूक गई जी। उसका रील्स में हुआ, अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही है और इसका वो हमेशा बैकबोन रही है। बिल्कुल ये थोड़ा सा भी डाउन होता था वो इतनी स्मार्टली हैंडल करती थी कि आज बहुत बड़ा श्रेय उसका जाता है। नो डाउट, बिल्कुल। तो ये इन दोनों को तो ये कभी भूल ही नहीं सकता जी। और इसकी अपनी मेहनत, इसकी अपनी लगन। एक बात और बताता हूँ, ये कभी कभी तकदीर को कोसता था जी। कारण ये कि जब ये बहुत मेहनत करता था इसको मिलता नहीं था। DPS भिलाई के एडमिशन में उसका एडमिशन लॉटरी सिस्टम में हो गया जी। मेरे अपने रिसोर्सेस इतने तगड़ा होने के बाद भी इस बेचारे का एडमिशन में नहीं करा पाया। वो 6 महीने लेट हो रहा था। तब से इसके दिमाग में ये था कि पापा मेरे को मेरी तकदीर साथ नहीं देती, मैं जितना करता हूँ उतना ही मिलता है। मैं बोला बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि तकदीर रोएगी और बोलेगी चित्रांश मेरे से गलती हो गई, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आज उस मुकाम पे है कि तकदीर इसके साथ खड़ा है और आज उस मुकाम को इस लड़के ने हासिल किया। नो डाउट। मुझे गर्व है कि ये मेरा बालक है, ये मेरा बच्चा है और इसका किलिंग इंस्टिंक्ट जो है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। नो डाउट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके 2 अनमोल रतन, एक इंजीनियर और दूसरी डॉक्टर है। उसका BDS में हो गया था जी जी गवर्नमेंट में, वो छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। मैं बोला आप MBBS से नीचे डॉक्टर नहीं बनो। बिल्कुल। तो चित्रांश की कहानी बहुत शानदार है, उतनी शानदार उनके पेरेंट्स की कहानी संदीप अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी की, जिन्होंने इतने डेडिकेशन के साथ दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई की है और आज 76 लाख वाले पैकेज पे शामिल हुए हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा पैकेज वाले होंगे, लेकिन ये स्टोरी, ये वीडियो, ये कहानी उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है या फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो उन्हें ये देखना चाहिए कि संघर्ष करते रहिए, अप्रोच लगाते रहिए। अप्रोच यानी कि एफर्ट के साथ में कि सही जगह पे आपका निशाना लगना चाहिए, उस पर आप काम करते रहिए। सफलता आपके हाथों में है। जय हिंद।